प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं झारखंड का टर्म 2 का मॉडल पेपर, जो कि सोशल साइंस का है, यानी सामाजिक विज्ञान हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। आपके सारे सब्जेक्ट्स जो मैंने सेट 1 के सॉल्व करा दिए हैं और सभी के सभी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में हैं, तो कोई भी स्टूडेंट परेशान नहीं होगा। दोनों स्टूडेंट्स के लिए बना दिया है मैंने, और कहीं पे भी आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगा, यानी कि दोनों लैंग्वेज में अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपका स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि आपका जो है इंग्लिश का सेट 1, हिंदी ए का सेट 1, मैथ का सेट 1, साइंस का सेट 1, सोशल साइंस का सेट 1 और संस्कृत, ये सारे के सारे कंप्लीट करा दिए हैं। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें दी गई है। सारे आंसर्स हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए, तो इनको देख सकते हैं आप। बाकी आप शेयर करना चाहें तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का जैसे ही शेयर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम शेयर्स करेंगे, जब सबसे ज़्यादा लाइक्स करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका सेट 1 पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ रिंडरपेस्ट से क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाय रिंडरपेस्ट? तो पशुओं में प्लेग की बीमारी को रिंडरपेस्ट कहते हैं, जिससे 1890 के दशक में हजारों में अफ्रीका के पशु जो है मर गए थे, और स्थानीय लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। यानी कि डिजीज ऑफ प्लेग इन एनिमल्स इज कॉल्ड रिंडरपेस्ट, ड्यू टू विच thousands of African cattle died in 1890s, which had a huge impact on the livelihood and economy of the local people। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई? तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन इन द इंग्लैंड इन 18th सेंचुरी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें घरों में उपयोग किए जाने वाले दो ऊर्जा संसाधनों के नाम आपको लिखना है। तो घरों में बिजली और प्राकृतिक गैस सबसे अधिक उपयोग करने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा संसाधन है। और इसके साथ में आप इसके लिख सकते हैं टीवी, पंखा, बल्ब, ये वो पता नहीं, आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें इसकी सब में लिख सकते हैं, लेकिन मेन हेडिंग यही रहेगी आपकी क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इंग्लिश में भी लिखा है मैंने, हिंदी में भी लिखा है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किस इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 28 दिसंबर 1985 में हुई थी, और इसके महासचिव यानी कि जो संस्थापक थे वो थे ए ओ ह्यूम। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे आप, और ये एमसीक्यू में भी कभी कभी आता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 28 दिसंबर 1885 बाई ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि ए ओ ह्यूम जो है इनका शॉर्ट नेम है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दो कौन सी चुनौतियां हैं लोकतंत्र की, वो बतानी है। भारत में जो लोकतंत्र भारत में ही है, तो लोकतंत्र की कौन सी दो चुनौतियां हैं? तो बहुत सारी चुनौतियां, मैंने यहाँ पे चार लिखी हैं, चारों आप भी लिख सकते हैं। लोगों के बीच बढ़ती आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएं, असामाजिक तत्वों की भूमिका, भ्रष्टाचार और अक्षमता, और उसके बाद में जातिवाद और सांप्रदायिकता। इनमें से कोई भी आप दो लिख सकते हो, बाकी मैंने चार लिखे हैं। आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही नोट कर सकते हैं यहाँ से। अगला जो क्वेश्चन है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा को परिभाषित करना है, तो मुद्रा के दो डेफिनेशन लिखे हैं मैंने, दोनों को देख लेना, आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। एक नॉर्मल डेफिनेशन और एक जो हाई लेवल की डेफिनेशन, यानी कि जो सब जगह मान्य मान्य होगी, वो डेफिनेशन लिखिए। तो मुद्रा पैसे का या धन के उस रूप को कहते हैं जिसे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों ही आते हैं, यानी मनी इज द फॉर्म ऑफ मनी from which buying and selling takes place in daily life. This includes both coins and paper notes। और इसकी जो मेन डेफिनेशन है, जो आप कहीं भी किसी भी हालत में लिखेंगे तो आंसर को गलत नहीं किया जाएगा, जो कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे सामान्य सहमति द्वारा आर्थिक विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकारा जाता है। मनी इज ए कमोडिटी एक्सेप्टेड बाय जनरल कॉन्सेंट एज ए मीडियम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इकोनॉमिक एक्सचेंज, यानी कि विनिमय के लिए जो है इसको स्वीकारा जाता है। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? तो उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना, यानी कि ऐसे नियंत्रण करना। उदारीकरण की मतलब जिससे कि उद्योग वगैरह जो है वो प्रफुल्लित हों, वहाँ पे जो टैक्सेस हैं और भी जो सरकार के द्वारा जो प्रतिबंध है उनको हटा दिया जाता है, ताकि जो है आर्थिक जो है यहाँ पर विकास में बाधा ना पहुँच पाए। ठीक है, उसी चीज़ को हम लिबरलाइजेशन या फिर उदारीकरण कहते हैं। तो उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में मतलब अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाले आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त कर दिया जाता है, या उनमें शिथिलता यानी कि ढील दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रिलैक्स किया जाता है। तो इस तरह से आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं, वही चीज़ मैंने इंग्लिश में आपको यहाँ पे लिखी है, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। इन्हीं 5 के उत्तर आपको देने हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध की भावना का संचार हो। वैश्वीकरण की भावना
से वैश्विक आधार पर तीव्र एकीकरण का वातावरण निर्मित होता है। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों एवं प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ही संभव हुआ है। यही चीज़ जो है मैंने इंग्लिश में भी लिखी है। आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि इंग्लिश का तो क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ में उसका हिंदी में भी आपको ट्रांसलेशन मिल रहा है ताकि आप लोग उसको समझ पाएँ। अगला जो है 9th क्वेश्चन, ब्रिटेन की महिला काम कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? तो ये तो आप जानते ही हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है पॉइंट वाइज़ ताकि सभी को याद हो जाए। स्पिनिंग जेनी ने कताई प्रक्रिया तेज कर दिया और श्रम की मांग कम हो गई। यानी कि इस मशीन के आने से जो कताई होती थी जो हाथों से, वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई और श्रम जो है यानी कि मजदूर लोगों की जो है डिमांड वो कम हो गई। कई श्रमिक बिना किसी नौकरी के रह गए और बेरोजगार हो गए। इस मशीन के उपयोग से एक अकेला कार्यकर्ता कई स्पिंडल बना सकता था। जो काम 10 आदमी 50 आदमी करते थे उसको 1-2 आदमी से ही हो जाता था और कई धागे स्पिन कर सकता था। इसलिए महिला कार्यकर्ताओं ने स्पिन जेनी मशीन पर हमला किया, क्योंकि उनका रोजगार वगैरह सब छिन गया। तो ये 3 पॉइंटों से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन्हीं तीनों पॉइंट को हमने यहाँ पे समझाया इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो आप यहाँ से राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें। तो भारत की एक खाद्य का फसल बताना है, मैंने 2-2 बताए हैं। एक तो आपको भारत के 2 महत्वपूर्ण खाद्य फसल यहाँ पे बताए हैं मैंने कि एक चावल है और एक दूसरा गेहूँ है। चावल के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ जो भौगोलिक होती हैं, उसके लिए क्या उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। इसकी वृद्धि के लिए उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है और इसके लिए 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर गेहूँ की बात करें तो गेहूँ की वृद्धि के लिए, ये रबी की फसल है, इसे उगाने के लिए ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। इसे पकने के लिए तेज़ धूप की आवश्यकता पड़ेगी और 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, जो बढ़ते हुए समुद्र में अच्छी तरह से वितरित होती है। ठीक है ना? बस आप इतना भी लिख दोगे तो 3 पॉइंट लिख दोगे, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, या तो फिर चावल की खेती के बारे में बताओ या फिर गेहूँ की। अगर दोनों पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछ सकता है, डायरेक्ट या फिर नाम ही दे दे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसी को इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो दिक्कत ना करें, अपने आप को वैसा ना समझें। ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये वही चीज़ मैंने नीचे लिखी है इंग्लिश में, यहाँ पर भी आपका वही आंसर है। ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी? तो राजनीतिक दल उन लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एक साथ आते हैं। राजनीतिक दलों को 3 घटक होते हैं, एक नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। ठीक है? यानी पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स, द फॉलोअर्स, ये इनसे कंसिस्ट होता है एक राजनीतिक दल। ठीक है? तो इस तरह से हमने आंसर लिख दिया। 12वां नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है? तो लोकतंत्र जो उस उत्तरदायी शासन का निर्माण करता है, कैसे करता है? लोकतांत्रिक सरकारें जो है लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों और संसद के प्रति जिम्मेदार होती हैं। ये सरकारें जनमत के निर्माण को बढ़ावा देती हैं और लोगों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं का ध्यान रखती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों की अपनी सरकार होती है। जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासित होना चाहती हैं। वे ये भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। लोकतंत्र अपना समर्थन उत्पन्न करने की क्षमता अपने आप में एक ऐसा परिणाम है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। 1-2 आप लाइन चाहें तो जो आपको याद ना हो उसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से आंसर को कैरी करेंगे। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच जो है बैंक किस तरह मध्यस्थता का काम करता है, कैसे मीडिएट करता है? तो यहाँ पर देखिए, बैंक अपनी जमा राशि के बड़े हिस्से का उपयोग उन लोगों को ऋण देने के लिए करते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता होती है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की भारी मांग है। इस तरह बैंक उन लोगों के बीच मध्यस्थता करते हैं जिनके पास अधिशेष धन है, यानी कि अधिक धन है, और जिन्हें निधियों की आवश्यकता है। बैंक जमा पर दी जाने वाली पेशकश की तुलना में ऋण पर अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। उधारकर्ताओं से जो शुल्क लिया जाता है और जो जमाकर्ताओं को भुगतान किया जाता है, उनके दोनों के बीच का जो अंतर है उनकी मुख्य आय का स्रोत है। इस प्रकार जमा स्वीकार करने और ऋण देकर बैंक जो है उन लोगों के बीच मध्यस्थता कायम करता है जिसके पास अधिशेष धन है और जिसको जिसको धन की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम इसका आंसर दे देंगे और इसी को इंग्लिश में हम यहाँ पे इस तरह से ही लिख देंगे। ठीक है? समझ गए होंगे आप। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखना है। तो विश्व व्यापार संगठन के बहुत सारे उद्देश्य हैं, एक्चुअल में तो 6 उद्देश्य हैं। मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि उसमें समानता हो, खुलापन हो और वह बिना किसी भेदभाव के हो, ठीक है? तो वहाँ पे भेदभाव नहीं चलेगा। दूसरा जो है इसमें विश्व व्यापार संगठन व्यापार के झगड़ों को निपटाता है और विश्व व्यापार संगठन विकसित तथा अल्प विकसित देशों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह कुछ नियम और शर्तें बनाता है जिनको सभी सदस्य देश जो है वो उसको मानते हैं या उसको अपनाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमारा जो है आंसर हो गया। यहाँ पर भी इसके जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ से इसको आंसर को कैरी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कोई भी आपको 3 उत्तर देने हैं। G77 देशों से क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो G77 उन 77 विकासशील देशों का संदर्भित करता है जिन्हें 1950 और 1960 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के तेज विकास से लाभ नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने खुद को G77 में संगठित किया। उन्होंने मांग की, क्या मांग की? G77 सदस्य जो 77 देश है, एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण देगी। एक उनके लिए रूल बनाया जाए, अधिक विकास के लिए सहायता चाहिए, ये दिया जाए उनको, और कच्चे माल के लिए उचित मूल्य और विकासशील देशों में उनके निर्मित माल को के लिए बेहतर बाजार जो है वो उपलब्ध कराया जाए। तो इस तरह से इनकी मांग थी और ये G77 देश थे जिसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में समझा है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको इंग्लिश में बताई है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की चुनौतियां क्या-क्या हैं? तो बहुत सारी है, जैसे कि भ्रष्टाचार और अक्षमता है। उसके बाद में इसमें आपका असामाजिक तत्वों की भूमिका भी है। ये भी जो है चुनाव के दौरान जो है बहुत बेकार भूमिकाएँ निभाते हैं, जिसमें कई लोग यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि कई लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक नेता, अधिकारी भ्रष्ट, बेईमान और असक्षम होते हैं। ये रिश्वत माँगते हैं, इससे नागरिकों में विश्वास की कमी आती है। यह देश के लोकतंत्र के कामकाज को बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं। और असामाजिक तत्वों की भूमिका, तो चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों की भूमिका सामने आती है। बहुत से लोगों को किसी विशेष उम्मीदवार या पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर किया जाता है या रिश्वत दी जाती है। चुनाव के दौरान धांधली भी होती है, ये भी एक चुनौती है। लोगों के बीच बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असमानताएं, लोगों के बीच बहुत सारी सामाजिक आर्थिक असमानताएं हैं। हालांकि सभी नागरिकों को वोट देने एवं चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन केवल अमीर लोगों के पास ही चुनाव जीतने का मौका मिलता है। उसके बाद जातिवाद और सांप्रदायिकता की बात करें तो चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में मतदाता उम्मीदवार की जाति और धर्म को महत्व देते हैं। राजनीतिक दल जो है चुनाव के लिए टिकट बांटते समय व्यक्ति की जाति धर्म का भी ध्यान रखते हैं। जाति या धर्म के आधार पर चुने गए प्रतिनिधि केवल अपनी जाति या धर्म के लोगों का ही कल्याण के लिए काम करते हैं। तो इस तरह की चुनौतियां हैं जो बहुत यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समक्ष आती हैं, ठीक है, उसके विस्तार में आती हैं। इसका जो इंग्लिश वर्जन है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो वो यहाँ से इन सारे आंसर्स को लिख सकते हैं। करप्शन एंड इनएफिशिएंसी हो जाएगा, रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट हो जाएगा, और ग्रोमिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज अमंग द पीपल, और उसके बाद में कास्टिज्म और कम्युनलिज्म जो है वो आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो मुद्रा उत्पादकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है अर्थव्यवस्था में। इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली आवश्यकता के दोहरे संयोग, खाते की मानक इकाई की कमी और माल के उपखंड की असंभावता आदि जैसी समस्याओं से भरी थी, जो विशेषज्ञता या श्रम विभाजन में बंधी थी, ठीक है ना? यहाँ पे बंधा थी लिख दिया था, इसमें इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको सही कर लेना थी। और अर्थव्यवस्था को बढ़ने से रोक रही थी। श्रम विभाजन या विशेषज्ञता उत्पादकता को बढ़ाती हैं, जो बदले में आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। धन ने जो है यानी कि मुद्रा ने विशेषज्ञता को संभव बनाया है, जो उत्पादकता को बढ़ाती है और आर्थिक विकास को जो है बढ़ावा देती है। तो ये हम इसमें इससे अंतर लिख देंगे। और इसके बाद में सेकंड पॉइंट में मुद्रा जो है बचत और निवेश को भी बढ़ाती है, तो ये भी पॉइंट हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली में जिन वस्तुओं का उपभोग नहीं किया जाता था, वे बचत के साथ साथ निवेश और बचत समान थे, ठीक है ना? मतलब जो हम लोग उपयोग नहीं करते थे, जो बचाते थे, वो हमारी निवेश जो है वो बचत के समान है। निवेश और बचत के समान था, और जिससे निवेश बचत पर निर्भर करता है। यानी कि जो हमारा निवेश यानी कि हम जो पैसा लगाएंगे, अगर हमारे पास बचत होगी तो ही तो पैसा लगाएंगे, जिससे निवेश जो है बचत पर निर्भर करता है। लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है। पैसे ने निवेश को बचत से स्वतंत्र कर दिया है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में व्यक्ति या परिवार पैसे की बचत करते हैं और फर्में पूंजी वस्तुओं में पैसा निवेश करती हैं, ठीक है? इसलिए अब निवेश जो है बचत से अलग है। एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था में निवेश बचत से अधिक हो सकता है, जो संभव है क्योंकि
की सरकार या सेंट्रल बैंक पैसे को प्रिंट कर सकता है और अर्थव्यवस्था में इसकी आपूर्ति बढ़ा सकता है, जो आगे चलकर अधिक रोजगार, अधिक उत्पादन, अधिक आय, अधिक खपत और अधिक बचत, अधिक निवेश की ओर ले जाता है और इससे आर्थिक विकास में तेजी आती है। तो इस तरह से मुद्रा जो है आपके आर्थिक उसमें सहायता करता है। ये इसी को हमने जो है यहाँ पे इंग्लिश में भी बताया आपको, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं इसको आंसर को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें क्या पूछा गया, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य बिल्कुल उज्जवल है। तो जो सूर्य है वो एक अक्षय स्रोत है ऊर्जा का, और इससे ऊर्जा की मात्रा विलुप्त रूप में अनवरत प्राप्त की जा सकती है, यानी कि हमेशा प्राप्त करती है। उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण भारत में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता और उपयोगिता अधिक होने की संभावना है। वास्तव में यदि देश में इस ऊर्जा का पर्याप्त रूप से दोहन किया जाए तो यह सूर्य ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकता है। ब्रह्मांड में जब तक सूर्य विद्यमान रहेगा, उससे भारी मात्रा में सौर ऊर्जा सतत रूप से प्राप्त की जाती रहेगी। देश में थार मरुस्थल ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य निम्नलिखित कारणों से उज्जवल है। उसमें पहला आ जाएगा, भारत जो है एक उष्ण कटिबंधीय देश है। दूसरा है, इसमें सौर ऊर्जा के दोहन करने की भारी संभावनाएं हैं। तीसरा जो है, ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में सौर ऊर्जा का तेजी से प्रचलन हो रहा है। चौथा है आपका, फोटो वोल्टाइक जो है प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदल दिया जा रहा है और सौर ऊर्जा संयंत्रों को भारत में विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण कम करने में सहायता मिल रही है और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। तो इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं कि भारत में जो है सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, ये कारण बता सकते हैं। इसी को हमने इंग्लिश में भी यहाँ बताया, फ्यूचर ऑफ एनर्जी इन इंडिया, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट्स है उसी को हम लिख देंगे यहाँ पे। सारे आंसर्स मैंने दिए हैं, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। मानचित्र के आधार पर चावल मुख्य और गौण उत्पादक राज्यों के नाम लिख रहे हैं, यानी कि मुख्य मतलब ज़्यादा उत्पादन करने वाले और गौण मतलब बिल्कुल कम उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम बताने हैं। तो मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, पंजाब और केरल। यहाँ पे मानचित्र में आप देखोगे तो ये जो आपको इस कलर का जो डार्क है, इस कलर का अगर किया गया है तो आपका जो है क्या हो जाएगा, ये वाले सारे के सारे। यहाँ पे देखिए, ये आपका असम आ गया, इधर पूरा बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है, इधर झारखंड वगैरह आ गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे के सारे क्षेत्र आ जाएंगे इधर। और कुछ क्षेत्र जो है इधर भी हैं, ठीक है। और जो बहुत जो हल्के कलर में है, ये हल्के कलर वाले जो हैं एरिया के नाम लिख देंगे, जो गौण में आ जाएंगे, ठीक है। तो गौण में आप लिख सकते हो, ये वाले सारे के सारे हल्के हैं। और इधर ये केरल जो है, केरल थोड़ा डार्क है, ये वाला जो एरिया है मुंबई वाला, महाराष्ट्र वाला, इस साइड में। और यहाँ पर जो है आपका दिल्ली, और इधर आपका हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये थोड़े से गौण वाले हैं, तो इनको हम लिख देते हैं। तो गौण क्षेत्र जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी इस साइड में नहीं होता है। इसके बाद में आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, दक्षिण तमिलनाडु और हिमाचल वगैरह के नाम जो है आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रमुख और गौण क्षेत्रों के नाम जो है आपको मानचित्र देख करके बताने थे। ये मानचित्र आपके सामने है, आपके मॉडल पेपर में भी होगा। तो इस मानचित्र में आपको ज़्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा उसमें, लेकिन अब यहाँ पे आप साफ देख पा रहे होंगे कि आपको जो है ये वाले जो है डार्क हैं, सारे के सारे एरिया ये वाले पूरे डार्क हैं। और जो आपका जो लाइट एरिया है वो ये वाला है, इधर वाला। और यहाँ पर दिल्ली जो ऊपर ये पार्ट है ना, ये सारा का सारा लाइट एरिया, यानी कि गौण वाले एरिया है। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन जो एसएसटी का कंप्लीट हुआ। अगर आप चाहते हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स जो मैंने बताए, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था आपको कि आपके सारे सब्जेक्ट जो है मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अभी अभी मैंने बताया, जैसे इंग्लिश, हिंदी ए, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, ये सारे के सारे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बना दिए गए हैं। और कहीं नहीं मिलेगा आपको इंग्लिश वर्जन में, इंग्लिश वर्जन केवल यहीं पे सॉल्व कराया गया है। तो दोनों ही मीडियम मिलेंगे और आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी में भी लिखा गया है। तो हिंदी में आप उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और इंग्लिश में फिर आप उसको याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। अपने दोस्तों के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम से ये लिंक या वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को ज़रूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा एक्टिव रहें कि कोई भी आपका जो पेपर डाले तो वो आपसे छूटे ना। बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर सेट नंबर 1 इंग्लिश बता दो, कोई बोलता है सेट नंबर 1 मैथ बता दो, जबकि सारी चीज़ें आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी वीडियो जो आप देखते हैं उसमें ही लिंक मिलेगी, हमेशा मिलेगी लिंक। लिंक हमेशा वहीं रहती है। तो उस लिंक को ओपन करोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के जो आंसर है वो मिल जाएंगे। तो हमेशा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, और उसी लिंक से आप जो है सारे पेपर्स को देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर बटन ज़रूर दबाइएगा और लाइक प्रेस कर दीजिए।